दोस्तों नमस्कार। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पहले एपिसोड में हमने बात की डेवलपमेंट और ग्रोथ के डिफरेंसेस की। उसके बाद एक डिफरेंस हमने दूसरे एपिसोड में बात किया कि ग्रोथ पेनफुल है, ग्रोथ जो है वो जॉयफुल है, लेकिन डेवलपमेंट थोड़ी पेनफुल है। और पेन को कैसे एक्सेप्ट करना है इस पे हमने थोड़ी बात की और उसको अपना साथी समझना, इस पे बात हुई। थर्ड एपिसोड में बात हुई कि हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं लेकिन ऑटोमेटिक कुछ हमारे अंदर चलता रहता है। उसको हमने अंडरग्राउंड मैन की स्टोरी के थ्रू समझा कि कैसे कि मैं पूरा नहीं हूं, मैं इनकम्प्लीट हूं, मैं लवेबल नहीं हूं। ये सारी बातें जो हैं वो हमारी इंटेंशंस अच्छी होने के बावजूद भी हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारी पुरानी स्क्रिप्ट के हिसाब से होते हैं और कहीं ना कहीं उस स्क्रिप्ट को वैलिडेट करते हैं। तो इससे पहले कि हम कोई नई इंटेंशन करें, हमें थोड़ा अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को समझ लेना चाहिए कि मैं हूं, इसके बीच में क्या आता है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, कंप्लीट हूं, इनकम्प्लीट हूं, कॉन्फिडेंट हूं, हेजिडेंट हूं, क्या हूं, उसको थोड़ा समझेंगे तो हमें थोड़ी स्क्रिप्ट समझ में आएगी। उसके बाद अगले एपिसोड में हमने थोड़ी सी बात की मनोविज्ञान की, फ्रॉयड की, एडलर की और एरिक बर्न की। जो मेन उसमें हमने उस एपिसोड में एक शब्द जो था जिसपे हमने इंपॉर्टेंस दी कि आई एम मूविंग। आइडेंटिटी में पहला स्टेप है आई एम मूविंग, आई एम गेटिंग बेटर। मैं चल रहा हूं, मैं खड़ा नहीं हूं, मैं चल रहा हूं, मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, एक स्क्रिप्ट है, पुरानी है, लेकिन उस पुरानी स्क्रिप्ट से मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। और उससे अगले एपिसोड में हमने बात की कि अनकॉन्शियस जो है उसके साथ हमारी एक बातचीत चल रही है। अनकॉन्शियस हमसे संवाद करने की, डायलॉग करने की कोशिश कर रहा है हमारे सपनों के थ्रू, उन लोगों के थ्रू जो हमसे मिल रहे हैं, उन सिचुएशंस के थ्रू जो हमारे साथ आ रही हैं। तो हम बेहोश ना रहें, ना इन लोगों के प्रति, ना ही उन मैसेजेस के प्रति जो सपनों के थ्रू आ रहे हैं, घटनाओं के थ्रू हमारे पास आ रहे हैं। वो एक तरह से हमें सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं बता रहे, एक फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में भी बता रहे हैं और हमें एक मैसेज दे रहे हैं कॉन्शियसली। और इसका एक हमने वर्ड सोचा था कि आई अटेंड। तो आई मूव या आई वॉक और फिर आई अटेंड। आज के एपिसोड में एक और वर्ड पे बात करेंगे जो हमें ऑटोमेटिक और इंटेंशनल के फर्क के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं छोटा सा कि हम जितने भी साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, जितनी थ्योरी की बात कर रहे हैं, चाहे फ्रॉयड की है, एडलर की है, एरिक बर्न की है, कार्ल युंग की है, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं 15 मिनट में कोई भी कंक्लूजन पे नहीं हम पहुंच सकते कि फ्रॉयड की ये सोच थी। बहुत काम किया है इन लोगों ने, सभी ने बहुत काम किया है, सभी की बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमारा काम है कि हम थोड़ा ट्रिगर हो जाएं और समझें उसको और थोड़ा और डीप जाएं। इस एपिसोड को देखने के बाद भी हम थोड़ी रिसर्च करें, अपनी रिसर्च करें कि मैंने जो इस एपिसोड में आपसे शेयर किया फ्रॉयड के बारे में, उसका एक्सटेंशन क्या है। हो सकता है आपकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी अलग हो मेरी इंटरप्रिटेशन से, लेकिन वो जरूरी है, उसको जरूरी है। आपका अपना इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे बात करते हैं वो सिर्फ एक ट्रिगर है। तो आज भी जो हम बात कर रहे हैं वो एक ट्रिगर है, उसको फिर हम आगे आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिलके एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम एक डायलॉग में भी इंगेज हो सकते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी साइकोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि आपको 4 कार्ड दिखाए जाएंगे। ये जो कार्ड्स होंगे इसकी एक साइड पे एक अल्फाबेट होगा और दूसरी साइड पे एक नंबर होगा। एक साइड अल्फाबेट, दूसरी साइड नंबर, ठीक है। और आपको सिर्फ एक ही साइड नजर आएगी इन कार्ड्स की। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कंडीशन को पूरा करने के लिए आपको कितने कार्ड खोलने पड़ेंगे या पलटने पड़ेंगे, ठीक है। फिर रिपीट करता हूं, 4 कार्ड दिखाई देंगे, एक साइड पे नंबर होगा, एक साइड पे अल्फाबेट होगा। आपको सिर्फ एक साइड नजर आएगी कार्ड की, एक कंडीशन आपसे पूछी जाएगी
और आपसे पूछा जाएगा कि ये कंडीशन को टेस्ट करने के लिए आपको कितने कार्ड खोलने पड़ेंगे या पलटने पड़ेंगे। अब आप अपनी स्क्रीन को देखिए। ये स्क्रीन पे पीछे आपको 4 कार्ड नजर आ रहे हैं। पहला कार्ड की एक साइड जो नजर आ रही है उस पर ए लिखा है, दूसरे कार्ड की जो साइड नजर आ रही है उस पर 3 लिखा है, तीसरे कार्ड की जो साइड नजर आ रही है उस पर डी लिखा है और चौथे कार्ड की जो साइड नजर आ रही है उस पर 7 लिखा है, A3D7। अब कंडीशन क्या टेस्ट करनी है आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि ये चारों कार्ड का पैक तभी सही पाया जाएगा जब जितने भी कार्ड पे ए लिखा है उसकी दूसरी साइड पे 3 होना चाहिए। जिस कार्ड की अल्फाबेट वाली साइड पे ए लिखा है उसकी नंबर वाली साइड पे 3 होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए सोच के, उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ये सोच के बताइए कि इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए आपको कितने कार्ड पलटने पड़ेंगे। क्या एक कार्ड को पलटने से हो जाएगा? तो वो कौन सा कार्ड होगा? एक से नहीं होगा तो और कितने कार्ड पलटने पड़ेंगे और कौन कौन से कार्ड पलटने पड़ेंगे? ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। साइंटिफिकली इसको बहुत टेस्ट किया गया, पुराना टेस्ट है, 60-65 साल पुराना टेस्ट है। तो इसको आप सोचिए और अपना उत्तर दीजिए। तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए। उसके अगले मिनट में मैं आपसे आंसर और इसके बारे में जो रिसर्च है वो शेयर करता हूं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने कुछ ना कुछ उत्तर इसका जरूर सोचा होगा। कुछ लोगों ने एक कार्ड चुना होगा, कुछ लोगों ने 2, कईयों ने चारों कार्ड भी चुने हो सकते हैं। अगर आपने एक ही कार्ड चुना है और वो कार्ड ए है तो चाहे ये सही उत्तर ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यही आंसर देती है कि ए को पलट के देख लेंगे, उसमें 3 है तो ये पैक ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ ए को पलटने से नहीं होगा। ठीक है, आपने अगर 3 को भी पलट दिया तो उसकी जरूरत नहीं थी। 3 की बैक साइड पे क्या है ये मैटर नहीं करता है। बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि कंडीशन सिर्फ ए पे टेस्ट करनी है। अगर आपने डी को पलटा है, डी को पलटने की कोई जरूरत नहीं है। डी की बैक साइड पे क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ मैटर नहीं करता, आप उसका निश्चिंत हो सकते हैं। लेकिन 7 को पलटना जरूरी था और यही मिस कर जाते हैं लोग। और 80 से लेके 85% लोग 7 को पलटना भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पलटना जरूरी है, उसके बिना हम सही जवाब पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 7 की दूसरी साइड पे ए हो सकता है। और 7 की अगर दूसरी साइड पे ए है, 7 की दूसरी साइड पे अगर ए है तो वैलिडेशन फेल हो गई, ये पैक आगे नहीं जा पाएगा, क्वालिटी टेस्ट क्लियर नहीं कर पाएगा। विजन सिलेक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको, ये साइंटिफिक टेस्ट है। तो इसमें जो आंसर ए या A,3, D को सिलेक्ट करने वाले लोग 85% तक होते हैं। सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 7 को पलटा था और चेक किया कि उस पर ए है कि नहीं है। तो ठीक है, मेजोरिटी के साथ हो सकते हैं, 85 के साथ, और एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं अगर आपने 7 को पलटा है तो। अब इसी प्रॉब्लम को थोड़ा बदल के इस टेस्ट को दोबारा करेंगे। कंडीशन थोड़ी चेंज करूंगा, कार्ड्स भी चेंज हो रहे हैं। कंडीशन ये है कि एक रेस्टोरेंट है, वहां पे एक नियम है कि 18 साल से कम व्यक्ति को बियर या विस्की सर्व नहीं की जा सकती है। 18 साल से कम व्यक्ति को बियर या विस्की सर्व नहीं की जा सकती है। तो अब आपको जो 4 कार्ड दिखाए जाएंगे, उनकी एक साइड पे
व्यक्ति के हाथ में क्या है वो दिखाया जाएगा, दूसरी साइड पे उस व्यक्ति की एज कितनी है वो नंबर होगा। तो एक साइड पे पिक्चर है जो ये इंडिकेट करती है कि हाथ में क्या है, दूसरी साइड में एक नंबर है जो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है। तो अब 4 कार्ड रखते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला कार्ड जो है उस पे बियर का मग बना हुआ, दूसरा कार्ड जो है उस पे कॉफी मग है, तीसरा कार्ड है उस पे उम्र दिखाई गई है 40 साल का व्यक्ति है, और चौथा कार्ड है उस पे भी एज दिखाई गई है 15 साल। तो 4 कार्ड हैं, एक पे बियर, एक पे कॉफी, एक पे 40 साल, एक पे 15 साल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने कार्ड को पलटेंगे, एक कार्ड को पलटेंगे, 2 को, 3 को या 4 को, ताकि 18 साल से कम वाले व्यक्ति को कहीं बियर न सर्व हो जाए। ठीक है, 18 साल से कम व्यक्ति को कहीं बियर न सर्व हो जाए, या अगर उसने पी है तो उसको हमने मना करना है, उसके हाथ में अगर बियर है तो। अब कितने कार्ड आप चेक करेंगे इनमें से, फिर पॉज कर लीजिए वीडियो। अब आपके पास आंसर आ गया होगा। इस बार मुझे उम्मीद है आपने 2 कार्ड चुने, और ये टेस्ट भी ऐसा है कि इस बार वाकई ही 80% तक लोग इसका आंसर सही दे देते हैं। जो प्रतिशत पहले 15-20% लोग सही आंसर दे पाते थे, अब 80-85% लोग सही आंसर दे देंगे। सही आंसर क्या है? पहला तो जिस पे बियर मग बना हुआ है उसको पलटना पड़ेगा कि एज कितनी है। बियर मग तो लेके बैठा है, उसकी एज कितनी है। ठीक है, और दूसरा 15 साल वाला कार्ड पलटना पड़ेगा कि हाथ में कॉफी है, कहीं बियर तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि सेम प्रॉब्लम को जब हमने थोड़ा बदल के हमने देखा तो उसके मायने बिल्कुल बदल गए। हमारी सॉल्विंग की जो क्षमता है वो बिल्कुल अलग हो गए। तो इसको कहते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड होना। पहले जो प्रॉब्लम थी वो एक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी। अब ये एक सोशल प्रॉब्लम बन गई है। तो हमारी जो एवोल्यूशन है थोड़ी सोशल किस्म की है। जैसे ही कुछ सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड होता है तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जैसा कि हम इस प्रॉब्लम में देख पाते हैं। और न्यूरो साइंस भी इस फिनोमिना को सपोर्ट करती है। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं जेम्स टोटी, उनकी एक किताब है माइंड मैजिक, उसको आप पढ़िएगा जरूर। और उन्होंने उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बड़े डिटेल में समझाया है। ये हमारी जब प्रॉब्लम में सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है तो हम थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम के 2 मोड हैं काम करने के। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसका एक मोड है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एवोल्यूशनरी ब्रेन है। जब हंटर गैदरर वाली हमारी स्थिति थी, जंगलों में व्यक्ति शिकार कर रहा है, कभी शिकार बन रहा है, कभी शिकार हो रहा है, तो उस वक्त अलर्टनेस बहुत जरूरी थी। खतरा था हर तरफ। थोड़ी सी घास में सरसराहट हुई तो नर्वस सिस्टम एकदम अलर्ट हो जाता है, कहीं आसपास शेर तो नहीं है जो मुझ पे अटैक कर देगा।
तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, वो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसका मेन काम है सर्वाइवल, हमें जिंदा रखना, उसका मेन काम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। इसके दो ही मोड हैं, या तो युद्ध करो, फाइट, या भाग जाओ। और ये इसकी फंक्शनिंग इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई खतरा है तो ब्लड सप्लाई को बढ़ाना, हमारी हार्ट बीट को बढ़ाना, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाना, ताकि अगर हमें भागना हो तो भाग जाएं, अगर हमने लड़ना हो तो उसने ब्लड की सप्लाई भी हिसाब से रखी है ताकि हम एक्शन मोड में आ सकें। और इस सिस्टम का वर्किंग बहुत जरूरी है खतरों से बचने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि एवोल्यूशन जैसे जैसे हुई, खतरों का लेवल अब वो नहीं रहा कि शेर आ रहा है, चीता आ रहा है, हम पे हमला हो रहा है। अब खतरे बड़े सिंपल किस्म के। खतरा सिर्फ इतना है कि क्लास में अगर मैंने हाथ खड़ा करके आंसर दे दिया, कहीं लोग मेरे पे हंस तो नहीं पड़ेंगे। अगर मैंने प्रेजेंटेशन दी तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बड़ी छोटी छोटी बातों में हम एक्टिवेट कर रहे हैं। हर क्वेश्चन जीवन मृत्यु का क्वेश्चन बना देते हैं, सर्वाइवल का क्वेश्चन बना देते हैं। तो जेम्स टोटी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट जैसे ही ऐड करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मेन काम है कि अब खतरा नहीं है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट इसका मोड है, आराम करो और जो मिला उसको पचाओ। संतुष्टि, तुष्टि, ये उसके काम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। तो जेम्स टोटी की इस बुक का जो मेन थीम है कि कंपैशन, हेल्प, दूसरों की मदद करना, ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं जब हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं। इस टेस्ट में भी मेन जो फर्क है परफॉर्मेंस का, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने का है। पहले सिर्फ ये गिनती की प्रॉब्लम थी, मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी। तुझको आदत है हर चीज गिन के लेने की, तुझको आदत है हर चीज गिन के लेने की, तेरी गिनती नहीं दौलत को गिनता क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता तेरी दुनिया क्या है। हमारी अपनी गिनती क्या है, हम गिनते तो जा रहे हैं लेकिन अपनी गिनती क्या है हमारी, हम किसी गिनती में नहीं है अगर देखा जाए तो। दरिया में यूं तो होते हैं कतरे ही कतरे, सब गिनती नहीं है हमारी। गिनती का फायदा है, गिनती का फायदा है चेतना के कॉन्टेक्स्ट में, कि 18 साल से कम लड़के को कहीं शराब न सर्व हो जाए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। दुष्यंत कुमार हैं, हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे हैं, उनका एक शेर है, उसमें आप देखिएगा गिनती को यूज किया है उन्होंने, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ। ये सारा जिस्म मेरा, ये सारा जिस्म मेरा बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म मेरा बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। मेरी बॉडी जो इतना बोझ है उस पर कि बॉडी डबल हो गई है, डबल हो गई है, पर मैं सजदे में नहीं हूं। ये सिर्फ बोझ के कारण मैं झुक रहा हूं, मेरे ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ है, उसके कारण मैं झुका हुआ हूं। तो ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है। आज की भाग दौड़ में नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे को नीट में इतने नंबर लेके आने हैं, मेरे को जेई में इतने नंबर लेके आने हैं, ये सारे नंबर हैं, लेकिन नंबर क्रिएटिव होने से हमें रोक रहे हैं सिर्फ नंबर पे। जेम्स टोटी ने एक एग्जांपल दी है अपनी किताब में कि एक लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ एग्जाम में आने वाले नंबर्स पे है। लेकिन नंबर से थोड़ा हटो कि बन के करोगे क्या, कि मैं पेशेंट्स को हेल्दी देखना चाहती हूँ,
मैं आसपास खूबसूरती देखना चाहती हूँ, हेल्थ देखना चाहती हूँ। जैसे ही इस नंबर को आप एक सोशल कॉन्टेक्स्ट दे दोगे, तब उसके पूरा होने के ज़्यादा चांस हैं, प्रॉब्लम के सॉल्व होने के ज़्यादा चांस हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी ज़िंदगी के गोल हैं, उसको कनेक्ट कीजिए किसी चीज़ के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और लोगों से थोड़ा जुड़े हैं। जुड़ना इंपॉर्टेंट है? तो आज का हमारा वर्ड है कनेक्ट। आई कनेक्ट। जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्रिएटिव हो जाएंगे। इस एपिसोड में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।